नमस्कार बच्चों, सिंधु घाटी सभ्यता के इस तीसरे भाग के अंदर आप सभी का स्वागत है। आगे के पीरियड में हमने पेज नंबर 35 तक देखा था। आज हम आगे देख रहे हैं पेज नंबर 36 से। बनारस हमेशा शिक्षा का केंद्र माना जाता था बच्चों। प्राचीन समय के अंदर बनारस का बहुत नाम था। वहाँ पर पढ़ा लिखा विद्यार्थी तेजस्वी माना जाता था। तब बुद्ध के समय में भी वह प्राचीन केंद्र माना जाता था, किंतु उत्तर पश्चिम में आधुनिक पेशावर के पास एक प्राचीन और प्रसिद्ध विश्वविद्यालय तक्षशिला या तक्षशिला था। आज वह पाकिस्तान के अंदर, आपने आगे मैंने जैसे आपको बताया कि पेशावर आज कहा जाता है। पेशावर यानी पाकिस्तान का एक भाग। तो प्राचीन समय की जो हमारी तक्षशिला विद्यापीठ थी, आज वह पाकिस्तान के अंदर स्थित है। तो उसकी बात करें, यह जो विश्वविद्यालय था विज्ञान, चिकित्सा और कला के लिए काफ़ी मशहूर था। भारत के तो विद्यार्थी यहाँ पर आते थे, दूसरे देश विदेश के विद्यार्थी भी यहाँ पर पढ़ने के लिए आते थे। यहाँ पर चिकित्सा या आयुर्वेद के जो विद्यालय होते थे, वहाँ से पढ़कर निकले हुए विद्यार्थियों या व्यक्तियों की काफ़ी कद्र होती थी। यहाँ पर बच्चों बताया गया है कि जब कभी बुद्ध बीमार पड़ते थे तो उनके भक्त इलाज के लिए एक मशहूर चिकित्सक को बुलाते थे, जो तक्षशिला का स्नातक था, यानी तक्षशिला में पढ़कर निकला था। ईसा पूर्व 6वीं-7वीं शताब्दी के महान व्याकरणी पाणिनि ने भी यही शिक्षा पाई थी। आगे हमने पाणिनि का जिक्र किया था, जो संस्कृत व्याकरण के पिता कहे जाते हैं। तो ऐसे पाणिनि ने भी यहाँ पर तक्षशिला में अभ्यास किया है। तो बच्चों, हम इस पैराग्राफ से ये समझ पा रहे हैं कि तक्षशिला है वो बहुत ही प्रसिद्ध रहा होगा और वहाँ के शिक्षक हैं वो काफ़ी काबिल रहे होंगे। बौद्ध काल के समय पे ये प्रसिद्ध था। यहाँ पर देश विदेश के विद्यार्थी, भारत और सीमा पार के यानी विदेश के विद्यार्थी भी पढ़ने के लिए खींचे चले आते थे। जैन धर्म और बौद्ध धर्म वैदिक धर्म से कटकर अलग हुए थे और उनकी शाखाएं बन गई थी। इसमें देखा जाए तो अहिंसा पर बल दिया गया है। ब्रह्मचारी भिक्षुओं और पुरोहितों के संघ बना करते थे। संघ यानी कि उनका एक दल, उनकी टीम बनती थी। महावीर और बुद्ध दोनों समकालीन यानी एक ही समय पर हुए हैं ऐसे व्यक्ति थे और दोनों ही क्षत्रिय हैं ऐसा कहा जाता है। बुद्ध की मृत्यु ईसा पूर्व 544 में 80 वर्ष की आयु में, और तभी बौद्ध संवत शुरू हुआ। नेहरू जी लिखते हैं कि संयोग की बात है कि जब ये मैं सारी पंक्तियाँ लिख रहा हूँ उस समय बुद्ध पूर्णिमा है, यानी कि वैशाखी पूर्णिमा, जिसे बुद्ध पूर्णिमा के नाम से जाना जाता है। बुद्ध ने लोक प्रचलित धर्म, अंधविश्वास, कर्मकांड एवं पुरोहित प्रपंच और उनके साथ जुड़े निहित स्वार्थों पर हमला करने का साहस था। उन्होंने आध्यात्मिक, धर्म विज्ञान नजरिए की तथा चमत्कारों तथा अलौकिक व्यापारों आदि की निंदा की है। वो दुनिया के पार कोई जीवन है इस बात में नहीं मानते थे। उनका आग्रह तर्क, विवेक और अनुभव पर था। उनका बल नैतिकता पर था। उनकी पद्धति मनोवैज्ञानिक विश्लेषण की थी। ऐसा मनोविज्ञान जिसमें आत्मा के लिए जगह नहीं थी। बुद्ध वर्ण व्यवस्था पर सीधा प्रहार नहीं करते, लेकिन वे वर्ण व्यवस्था को इतना महत्व भी नहीं देते थे। आगे का हमारा मुद्दा है बुद्ध की शिक्षा। बुद्ध का संदेश उन भारतीयों के लिए बहुत नया और मौलिक था जो ब्रह्म ज्ञान की गुत्थियों में डूबे हुए थे। यानी भगवान क्या है, ब्रह्म क्या है, इस विषय में जो सोचते थे उनके लिए यह ज्ञान नया और मौलिक था, अच्छा था। बुद्ध ने अपने शिष्यों से कहा, सभी देशों में जाओ और इस धर्म का प्रचार करो। इस धर्म से सब जातियां आकर इस तरह मिल जाती हैं जैसे समुद्र में नदियां। उन्होंने सबके लिए करुणा, प्रेम का संदेश दिया, क्योंकि इस संसार में घृणा यानी कि नफरत, घृणा का
अंत घृणा से नहीं होता, घृणा का अंत प्रेम से होता है। अतः मनुष्य को क्रोध पर दया से और बुराई पर भलाई से काबू पाना चाहिए, यही उनका कहना था। जीवन में वेदना और दुख पर बौद्ध धर्म में बहुत बल दिया गया है। बुद्ध ने जिन 4 आर्य सत्यों का निरूपण किया है, उनका संबंध दुख का कारण, दुख के अंत की संभावना और उसे समाप्त करने के उपाय से है। यानी कि उन्होंने जो भी बातें बताई हैं वो दुख का अंत करने से जुड़ी हुई हैं। आगे बात करें बुद्ध कथा। बुद्ध की वह संकल्पना जिसे प्यार से भरे अनगिनत हाथों ने पत्थर, संगमरमर और कांसे पर ढालकर आकार दिया, भारतीयों के विचार की, समग्र आत्मा की, या कम से कम उनके एक तेजस्वी पक्ष का प्रतीक है। यहाँ पर बुद्ध की जो कथाएं हैं कई बड़े बड़े पत्थरों पर लिखी गई हैं। संगमरमर यानी कि जिसे हम मार्बल कहते हैं, ऐसे पत्थरों पर या कांसे के ऊपर उनकी कथा है वो लिखी गई है। तो वो कितने तेजस्वी रहे होंगे ये हम जान सकते हैं। नेहरू जी लिखते हैं कि आज भी बुद्ध के बारे में सोचते हुए हम एक जीती जागती थरथराहट पैदा करने वाली अनुभूति से गुजरते हैं। यानी उनका महत्व या उनका दिया हुआ उपदेश आज भी उतना ही जीवंत है। आगे का पॉइंट है चंद्रगुप्त और चाणक्य। मौर्य साम्राज्य की स्थापना। भारत में बौद्ध धर्म का प्रचार धीरे धीरे हुआ। मूल रूप में यह क्षत्रिय आंदोलन था और शासक वर्ग का तथा पुरोहित के बीच संघर्ष का प्रतिनिधित्व करता था। सिकंदर के आक्रमण के समय की बात है, तब चंद्रगुप्त मौर्य और उनके मित्र, मंत्री और सलाहकार चाणक्य ने परिस्थिति को अपने मुताबिक ढाल दिया। ये सारी बातें इसमें बताई गई हैं। इन दोनों का मेल बहुत कारगर साबित हुआ। यानी चंद्रगुप्त और चाणक्य ये दोनों मिले और उससे समाज में काफ़ी परिवर्तन मिला है। चंद्रगुप्त ने तक्षशिला को जीत लिया, वहाँ से यूनान की सेना को भगा दिया और वहाँ पर मौर्य साम्राज्य की स्थापना की और पाटलिपुत्र को उसकी राजधानी बनाया, पाटलिपुत्र पर अधिकार स्थापित किया। लिखित इतिहास में पहली बार एक विराट केंद्रीय राजधानी की स्थापना हुई। पाटलिपुत्र इस महान साम्राज्य की राजधानी बना। यहाँ पर चाणक्य ने, जिसे कौटिल्य के नाम से भी जाना जाता है, उन्होंने अर्थशास्त्र की रचना की और जिसे राजनीति शास्त्र के रूप में आज भी जाना जाता है। इस युग में कौटिल्य यानी कि चाणक्य, ये दोनों नाम से एक ही व्यक्ति प्रसिद्ध थे। और उस युग की बात की जाए तो एक प्राचीन भारतीय नाटक था जिसे मुद्रा राक्षस के नाम से जाना जाता था। इस नाटक में चाणक्य की तस्वीर उभर कर आती है। उनकी पुस्तक के अंदर अनेक सारे विषयों के ऊपर चर्चा की गई है, जैसे कि वाणिज्य है, व्यापार है, कानून है, नगर व्यवस्था है, समाज के रीति रिवाज, विवाह, तलाक, स्त्रियों के अधिकार, कर यानी कि जैसे हम टैक्स कहते हैं, लगान कहते हैं, कृषि, खानों और कारखानों का चलना, दस्तकारी, मंडियाँ यानी कि मार्केट, बागबानी, उद्योग धंधे, सिंचाई और जलमार्ग, जहाज और जहाजरानी, इन सारी बातों पर, मत्स्य उद्योग, जनगणना यानी कि लोगों की गिनती, इकाई, कसाई खाने, इन सभी बातों पर वर्णन है। आगे हम बात करेंगे अशोक के विषय में। 273 ईसा पूर्व में अशोक इस महान साम्राज्य का उत्तराधिकारी बनाया। कौन सा साम्राज्य? जो मौर्य साम्राज्य था, जिसे चंद्रगुप्त मौर्य ने स्थापित किया था और उसकी सहायता की थी चाणक्य ने। इससे पहले वह पश्चिमोत्तर प्रदेश का शासक रह चुका था, जिसकी राजधानी विश्वविद्यालय की नगरी तक्षशिला थी। उस समय साम्राज्य के भीतर भारत का बहुत बड़ा भाग आ गया था और उसका विस्तार मध्य एशिया तक हो चुका था।
पूरे भारतवर्ष को एक हाथ में रखकर पूरा भारत है वो एक ही जगह एक ही व्यक्ति के शासन से चले, इस बात से अशोक प्रेरित था। अशोक के जो विचार थे, उसके जो कर्म थे, वो हमें कई जगहों पर, शिलालेखों पर, पत्थरों पर या धातुओं पर खोदे हुए दिखाई देते हैं। कई सारे ऐसे पत्थर गुजरात के अंदर जूनागढ़ में भी स्थित हैं। अशोक ने कलिंग को अपने साम्राज्य के अंदर मिला लिया और धर्म के नियमों का उत्साहपूर्वक पालन, उन नियमों के प्रति प्रेम और उसको धर्म के अंगीकार करने का आरंभ कर दिया। आगे नेहरू जी लिखते हैं, इस अद्भुत शासक ने, जिसे आज भी भारत और एशिया के बहुत से दूसरे भागों में प्यार से याद किया जाता है, अपने आप को बुद्ध की शिक्षा के प्रचार में, नेकी और सद्भाव के काम में तथा प्रजा के हित के लिए सार्वजनिक कार्यों के प्रति समर्पित कर दिया। यहाँ पर वर्णन किया गया है कि बुद्ध है, उनके विचारों से अशोक इतने प्रभावित हुए कि उन्होंने युद्ध छोड़ दिया, मार काट छोड़ दी और भगवान बुद्ध के रास्ते पर उनके कहे गए नियमों के अनुसार अशोक चलने लगे। अशोक ने बौद्ध धर्म अंगीकार कर लिया, यानी बौद्ध धर्म स्वीकार कर लिया, लेकिन दूसरे धर्मों को भी वो इतना ही महत्व देते थे। अशोक एक बहुत बड़े निर्माता भी थे। उन्होंने इमारतें बनाने के लिए विदेशी कारीगर भी रखे थे, यानी विदेशी कारीगर भी यहाँ पर आते थे और इस तरह 41 साल तक अनवरत यानी बिना किसी को शासन दिए शासन करने के बाद ईसा पूर्व 232 में अशोक की मृत्यु हो गई। इस तरह इतने सालों के बाद भी अशोक का नाम सितारे की तरह आसमान में चमकता है, सुवर्ण अक्षरों से भारतीय इतिहास में लिखा गया है।